नमस्कार फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लैंप में। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले, किसी भी एक्ट की सेक्शंस पे जाने से पहले कि हमें क्या क्या देख लेना चाहिए, क्या क्या बातें पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके लिए जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे देता हूं, तो आप पहले वहां जाके उस वीडियो को देख लें, देन फिर इस वीडियो पे आए। और हाँ, और बात बताता हूं आपको कि सीआरपीसी की लेक्चर सीरीज में शुरू करने से पहले आपको एक सब्जेक्ट होता है लॉ में जिसका नाम होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने यहां पे देखो वेरी 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 एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लिखा है इसको। सचमुच में ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कई यूनिवर्सिटीज में ये ऑप्शनल होता है तो लॉ स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, रिपीट करके कहना चाहूंगा कि जब भी आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिले तो आप इस सब्जेक्ट को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये मदर ऑफ लॉ है। मैं इस सब्जेक्ट को मदर ऑफ लॉ मानता हूं, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर हमें बताया जाता है कि लॉ को कैसे पढ़ें, लॉ को कैसे समझें, उसका जो उसमें वर्ड्स यूज हो रहे हैं उनका मीनिंग कैसे निकालें। अगर हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि उस लॉ को पढ़ें कैसे, तो क्या हम समझ पाएंगे। इसलिए किसी भी लॉ को पढ़ने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि उस लॉ को हमें कैसे पढ़ना है। उसके कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जो सभी रूल कहां पे दिए गए हैं, इस सब्जेक्ट में दिए गए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में दिए गए। आप इस सब्जेक्ट में मैं उसके बेसिक रूल यहां पे आपको बताऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम उस पर देने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई डीप में पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं उनके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो कुछ रूल्स हैं जिनको पहले सीआरपीसी पे जाने से पहले मैं यहां डिस्कस करूंगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। और सबसे पहले रूल का नाम है रूल नंबर 1। इस रूल का नाम है इजस्डम जनरिस। इजस्डम जनरिस स्पेलिंग देख लें, ये लैटिन फ्रेज है, लैटिन फ्रेज है, और इसका मीनिंग होता है ऑफ द सेम काइंड। एक ही तरीके की थिंग्स, एक ही तरीके के पर्सन, उनको सबको इकट्ठा कर दिया जाता है। और लॉ में फिर कुछ और बातें होती हैं, वो मैं अभी बताता हूं कि ये फॉर्मूला, ये रूल कब एप्लीकेबल होगा, कब इस रूल के बारे में आपको सोचना है। तो मीनिंग आपको समझ में आ गया इजस्डम जनरिस का, ऑफ द सेम काइंड। एक ही तरीके की चीजें कहीं आपको लिखी मिलेंगी, और आपको पॉइंट वाइज में समझाता हूं, पॉइंट वाइज कि व्हेन इज इट एप्लीकेबल इन लॉ। क्वेश्चन आता है कि व्हेन इज द इजस्डम जनरिस रूल एप्लीकेबल इन लॉ। तो उसके लिए दो कंडीशन ध्यान रखना, ट्विन कंडीशन, दो कंडीशन है, दोनों की दोनों फॉलो होनी चाहिए। दोनों में से अगर एक कंडीशन फॉलो होती है देन फिर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। दोनों कंडीशन क्या क्या है। नंबर 1 कंडीशन, मैंने 2 स्टार लगाए हैं, इसलिए लगाए कि आपको याद रहे कि वहां 2 स्टार लगे थे, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, देयर मस्ट बी अ लिस्ट, देयर मस्ट बी अ लिस्ट गिवन इन एनी सेक्शन ऑफ लॉ। जिस सेक्शन को हम पढ़ने जा रहे हैं और उसे पढ़ते पढ़ते आप कहीं पाते हैं कि एक थिंग्स की लिस्ट दी गई है, पर्सन्स की लिस्ट दी गई है, किसी भी चीज की एक कोई लिस्ट दी गई है। पहली कंडीशन। प्लस, मैंने यहां पे प्लस यूज किया है, प्लस इसलिए यूज किया है क्योंकि वो जो दूसरी कंडीशन आने वाली है वो इसके साथ में फॉलो होनी चाहिए। एक फॉलो होगी तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड से जोड़ रहा है, दोनों कंडीशंस को एंड से जोड़ा है मैंने, इसीलिए जोड़ा। एंड का मतलब यही होता है लॉ में, जब भी लॉ में आप पढ़ेंगे, इस एंड से मुझे याद आया कि जहां जहां आपको लॉ में एंड वर्ड मिलेगा, 2 वर्ड यूज होते हैं, एक एंड होता है और एक और होता है, लॉ में मिलेंगे आपको। तो ध्यान दीजिएगा, जहां और वर्ड आप पढ़ें तो इसका मतलब यह है कि इससे पहले वाली बातें या फिर इसके बाद की बातें, दोनों में से कोई भी एक कंप्लीट हो जाती है तो वो लॉ कंप्लीट हो जाएगा, वो सेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जहां पे एंड वर्ड यूज होगा, इसका मतलब यह है कि यहां से पहले वाली बातें और यहां से बाद वाली बातें दोनों ही कंप्लीट होंगी, तभी वो सेक्शन कंप्लीट होगा। बहुत ध्यान रखिएगा इन बातों को। तो पहली कंडीशन, देयर मस्ट बी अ लिस्ट गिवन इन एनी सेक्शन ऑफ लॉ, प्लस एंड, ट्विन कंडीशन है ये।
मीन्स दूसरी साथ में द सैड लिस्ट, ध्यान दीजिएगा, द सैड लिस्ट मस्ट बी फॉलोड बाय अ जर्नल टर्म। ध्यान दीजिएगा, जर्नल टर्म जेनरिक वर्ड से कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करके याद रखें कि ये जो लिस्ट थी पहली कंडीशन में, इट मस्ट बी फॉलोड बाय अ जर्नल टर्म और फ्रेज। जर्नल टर्म कैसे होगी? कौन कौन सी जर्नल टर्म हो सकती है लिस्ट के बाद? एक्सेट्रा हो सकता है, ईटीसी लिखा हो सकता है एक जर्नल लिस्ट के बाद में, अदर्स लिखा हो सकता है, व्हाटसोएवर लिखा हो सकता है, एंड सो ऑन, लाइकवाइज लिखा हो सकता है। ये कुछ जनरल टर्म होंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक जनरल टर्म है। तो आपको चेक कर लेना है कि उस जनरल टर्म से पहले एक लिस्ट दी गई है, तो यहां पे आपको उस जनरल टर्म का मीनिंग निकालने के लिए ये रूल लगाया जाएगा। ये रूल लगेगा किस लिए? ध्यान देना कि जो लिस्ट दी गई है वो तो अपने आप में कंप्लीट है, जो भी लिस्ट में लिखा है वो सब कंप्लीट है, बट उसके बाद में वर्ड लिख दिया अदर्स। अब इस अदर्स में क्या आएगा, इस अदर्स में क्या शामिल है, उसके लिए रूल लगाना पड़ेगा इजस्डम जनरिस। कैसे निकालेंगे इस जनरल टर्म का मीनिंग, वो मैं अभी आपको बताता हूं, एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। मैंने कहीं पढ़ा था, मेरे गुरुजी ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था उन्होंने, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एग्जांपल आपको ऐसे ही बता देता हूं कि एक सज्जन थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी तय कर दी और उस शादी के लिए इनविटेशन कार्ड छपवा दिए। उस इनविटेशन कार्ड में कुछ क्लॉजेस बना दी। उन क्लॉजेस में वन ऑफ द क्लॉजेस थी गिफ्ट। तो गिफ्ट्स के आगे लिखा था डायमंड, प्लेटिनियम, गोल्ड, ETC। तो अब आप ध्यान दें कि यहां पे ETC एक जनरल वर्ड है, दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। डायमंड, प्लेटिनियम, गोल्ड, ये एक जनरल टर्म से पहले एक लिस्ट है, मींस पहली कंडीशन भी कंप्लीट हो गई। तो ऐसी कंडीशन में जब ETC का मीनिंग आप निकालना चाहेंगे कि ETC में क्या शामिल होगा, तो वो कौन बताएगा? वो ETC से पहले वाले वर्ड्स लिखे हैं वो बताएंगे। वो क्या करते हैं? वो वर्ड्स एक क्लास फॉर्म करते हैं। जो क्लास फॉर्म करेंगे उसी क्लास में से कोई भी थिंग या कोई भी पर्सन, उस अदर का मीनिंग होगा। उस अदर की जगह पे केवल और केवल आप वही मीनिंग निकाल सकते हैं, उन्हीं चीजों को रख सकते हैं जो उससे पहले लिखे वर्ड्स एक क्लास फॉर्म कर रहे हैं, उस क्लास में से आप उठा के दे सकते हैं। इस रूल को अब आप यहां लगाएं, जो उन्होंने इनविटेशन में गिफ्ट की क्लॉज बनाई थी और उसमें लिख दिया था डायमंड, प्लेटिनियम, गोल्ड एंड ETC। एक सज्जन ने क्या किया, इनविटेशन उनके पास भी था, उन्होंने पढ़ा ETC, तो आए और 51,000 रुपए, एक हैंडसम अमाउंट गिफ्ट में उन्होंने, जो नोट करने के लिए बैठा होता है शादी में, उसको उन्होंने पकड़ा दिया। तो वो उस पर्सन ने वो 51,000 रुपए लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मुझे जो डायरेक्शंस हैं वो ये डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनियम, बस यही मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, 51,000 रुपए एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आप इनको रख लें अपने पास। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई ऐसा कैसे कह सकते हो आप, इनविटेशन में तो लिखा नहीं है आपने ऐसा। कह रहे जी बिल्कुल लिखा है। तो उन्होंने इनविटेशन दोनों के पास था, जो 51,000 रुपए दे रहे थे सज्जन, उन्होंने अपना इनविटेशन पढ़ के सुना दिया, देखो लिखा है डायमंड, प्लेटिनियम, गोल्ड एंड ETC। तो उसको पढ़ के सुना दिया, भाई साहब आपने ETC लिखा है इसमें, तो मैं तो ले आया 51,000 रुपए ETC में। और वो कहता है लिखने वाला कि जी मुझे तो मेरे ओनर ने मना किया हुआ है, मैं तो लूंगा नहीं। तो ये मामला जब कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि इस ETC में 51,000 रुपए इंक्लूड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे ETC का मीनिंग निकालने के लिए ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा, इजस्डम जनरिस। और इजस्डम जनरिस रूल यही कहता है कि ETC से पहले लिखे हुए वर्ड्स एक लिस्ट बनाते हैं, और वो लिस्ट बनाते हैं प्रीसियस मेटल्स की। इट मींस ETC में केवल और केवल प्रीसियस मेटल्स ही होंगी। आप डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनियम, इनकी जगह इन तीनों को छोड़ के कोई और चौथी प्रीसियस मेटल आप देना चाहें गिफ्ट में, तो वो ETC में इंक्लूड होगा, कैश ETC में इंक्लूड नहीं होगा। एक और एग्जांपल, इसी तरीके से मान लो कहीं लॉ में, सपोज मोटर व्हीकल एक्ट में आपको कहीं लिखा मिल जाता है ऑटोमोबाइल्स, बस, कार, ट्रैक्टर,
मोटरसाइकिल एंड अदर्स। तो अब क्वेश्चन उठता है कि जहां पे ऑटोमोबाइल्स लिखा है वो कंप्लीट है अपने आप में, जहां पे कार लिखा है वो कंप्लीट है अपने आप में, जहां ट्रक लिखा है वो कंप्लीट है अपने आप में, सब समझ में आता है। एंड अदर्स में क्या होगा? एंड अदर्स में मीनिंग निकालने के लिए आपको अदर्स से पहले जो वर्ड्स लिखे हैं उनको चेक करना पड़ेगा। वो क्या बता रहे हैं उनको जब आप देखोगे, पढ़ोगे, रीजनिंग अप्लाई करोगे, लॉजिक अप्लाई करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये सारे के सारे व्हीकल्स ऐसे हैं जो रोड पे चलते हैं। इट मींस ईटीसी में एरोप्लेन इंक्लूड नहीं होगा, हेलीकॉप्टर उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो किसी भी जनरल टर्म का मीनिंग कब? जब वो जनरल टर्म से पहले एक लिस्ट बनती है, और वो लिस्ट, ध्यान रखना, वो लिस्ट एक क्लास फॉर्म करती हो। कहीं मान लो लिस्ट लिखी है और उसके पीछे एक जनरल टर्म भी लिखा है, लेकिन वो जो जनरल टर्म से पहले लिस्ट बनी हुई है कुछ वर्ड्स की, पर्सन्स की, वो कोई क्लास फॉर्म नहीं कर पा रही है, तो फिर आप अदर्स का मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे इस इजस्टम जनरस रूल से। वहां कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है। और एक ध्यान रखिएगा, ये लिस्ट बनाने के लिए ना 2 वर्ड लिख दिए, सपोज 2 वर्ड लिख देने से लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी। मैं 2 वर्ड लिख दूं और लिख देता हूं ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल एंड अदर्स, तब आप यहां पे अदर्स का मीनिंग नहीं निकाल सकते कि केवल और केवल ये रोड पे चलने वाली व्हीकल्स हैं। क्यों? क्योंकि एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए वो लिस्ट में एटलीस्ट तो 3 वर्ड्स होने चाहिए, एटलीस्ट 3 वर्ड्स होने चाहिए। तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि कौन सी क्लास फॉर्म कर रही है, तो अदर्स का मीनिंग भी हम उसी क्लास से ही लेंगे, उसके बाहर जाके मीनिंग नहीं ले सकते। ये है इजस्टम जनरस रूल। और मैं इसको थोड़ा और सिंपल कर देता हूं अगर आपको और समझना है। जैसे आपने कभी कोई एग्जाम दिया होगा तो उसमें रीजनिंग का एक क्वेश्चन आता है। मैं यहां पे आपको एक रीजनिंग का क्वेश्चन लिखता हूं और आप उसका जवाब देना। 2 4 6 8 डैश, यहां पे क्या नंबर आएगा? तो सभी का जवाब होगा कि यहां पे 10 आएगा। क्यों आया 10? मैं तो कहता हूं 9 आएगा। क्यों नहीं आएगा 9 और क्यों आएगा 10? तो आपका जवाब होगा कि भाई साहब 10 यहां पे देखने के लिए कि यहां क्या आएगा, हमको ये पढ़ने पड़ेंगे। और जब हम इनको पढ़ते हैं तो ये क्लास फॉर्म करते हैं, वो है सब इवन नंबर, वो इवन नंबर्स हैं, इसलिए नेक्स्ट नंबर भी इवन नंबर ही आएगा, ऑड नंबर नहीं आ सकता। यही है इजस्टम जनरस रूल जो लॉ में भी एप्लीकेबल होता है। तो उम्मीद करता हूं कि इजस्टम जनरस रूल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जब भी आप लॉ में एक कोई लिस्ट देखें जो क्लास फॉर्म करती है और उसके बाद कोई एक जनरल टर्म देखें, तो उस जनरल टर्म का मीनिंग निकालते समय आप ये ध्यान रखेंगे, इजस्टम जनरस। और उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मैं कंटिन्यू ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। जो नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे उनके पास पता चल जाएगा मैंने वीडियो अपलोड हो गई है, तो वो तुरंत वीडियो देख सकते हैं, सबसे पहले देख सकते हैं, ज्ञान सबसे पहले ले सकते हैं। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, लाइक करें और अपने साथियों के पास शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक और रूल के साथ। सीआरपीसी पे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि ये छोटे छोटे रूल्स जो जरूरत पड़ती है लॉ को पढ़ते समय, मैं पहले ही पढ़ा दूं। जब आप ये पहले समझ जाएंगे तो लॉ आपको कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल लगेगा। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो लॉ आपको बहुत कठिन लगेगा। ध्यान रखना मेरी बात को। तो आगे फिर मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।